वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। कि क्यों टॉपर स्टूडेंट्स बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और जबकि उसका मालिक सीईओ एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं या पढ़ाई में बिल्कुल वीक होते हैं। यहाँ ऑथर एजुकेशनल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी आर्गू करते हैं कि फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट स्टफ स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों और टीनेजर्स का नंबर बहुत फास्टली इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करिकुलम में फाइनेंशियल एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। ये बुक आपको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपने स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। यहाँ ऑथर मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह गरीब और अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं बल्कि अमीर लोग हैं। आज की एजुकेशनल सिस्टम में लॉन्गेस्ट लेग इन टाइम यानी कि टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। अ लेग इन टाइम किसी आइडिया की कन्विंसिंग और उसके इम्प्लीमेंटिंग के बीच का डिफरेंस होता है। एक बार अगर आप इस बुक से नॉलेज ले लेंगे तो आगे आप अपने बच्चों को भी ये नॉलेज पास कर सकेंगे ताकि आप उन्हें बगैर पैसे दिए भी फाइनेंशियल स्टार्ट दे सकें। यहाँ ऑथर बताते हैं कि खुद रॉबर्ट टी कियोसाकी यानी कि ऑथर ने ये डिसाइड किया कि वो आर्मी की अपनी जॉब छोड़कर ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिनके बारे में स्कूल या कॉलेजेस में रूटीनली नहीं पढ़ाया जाता। द फेरी टेल स्टोरी इज ओवर। यहाँ ऑथर बताते हैं कि पुराने टाइम में लाइफ किसी फेरी टेल जैसी ईजी होती थी जहाँ आप कॉलेज जाकर डिग्री ले लेते थे और किसी किसी कंपनी में आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी जिससे आप अपने सारे स्टूडेंट्स लोन्स भी चुका देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो बात नहीं रही। आजकल एक स्टूडेंट की लाइफ किसी रोड ट्रिप जैसी होती है। पहले कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना और स्टूडेंट्स लोन्स के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को और भी पूरा बना देता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जॉबलेस घूम रहे हैं और ये साइकिल कंटिन्यूसली आगे भी चलता रहेगा। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बस अब उसकी लाइफ सेट है, बट नहीं। कॉलेज में एडमिशन मिलना कोई लाइफ जैकेट नहीं है और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और लोग जो कम वेजेस पे भी काम कर रहे हैं उससे तो यही प्रूव होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस आगे भी चलती रहेगी। यहाँ ऑथर कहते हैं अगर एजुकेशन का मतलब पैसे कमाने से है तो कई सेलिब्रिटीज़ लाइक जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपनी स्कूली एजुकेशन भी फिनिश नहीं की थी। पॉइंट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जो आपको फूड चेन के टॉप पर ले जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी का माइक नाम का एक फ्रेंड था जिसके पापा का निकनेम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच डैड था। रिच डैड मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट के साथ मोनोपोली खेला करते थे जो रॉबर्ट के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस थे। लेकिन रॉबर्ट के डैड को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उसे खेलने के बजाय अपना होमवर्क करना चाहिए। रॉबर्ट रिच डैड के लिए फ्री में काम किया करता था बिकॉज रिच डैड रॉबर्ट के माइंड से पैसे के लिए काम करने का आइडिया मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक कैपिटलिस्ट बने। फ्यूचर में रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई सारी कंपनीज़ खोली जहां बोर्ड गेम्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिससे लर्निंग एक्सपीरियंसेस और भी फन हो जाता था। और दूसरी कंपनीज़ जो थी वो मनी के बारे में आर्गुमेंट के बजाय ओपनिंग डिस्कशन करना था। मनी प्रॉब्लम हर घर में डिस्कस होनी चाहिए ताकि इस बारे में ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आप अपने बच्चे को लाइफ रियलिटीज़ से बचाने की कोशिश ना करें और ना ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बनें। उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में टैक्स और भी हाई होंगे क्योंकि ज़्यादा मनी प्रिंट करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस लगाने होंगे। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात यह है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि टैक्स फंडिंग करते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं कि एक डायग्राम है जिसे हम कैश फ्लो डायग्राम के नाम से जानते हैं। ये कैश फ्लो डायग्राम वर्क फोर्स को एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करता है, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स। इस डायग्राम की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें हर सेक्टर का टैक्स पेमेंट का परसेंटेज डिफरेंट है। स्मॉल बिजनेस और एम्प्लॉयज़ सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। दैट्स वाई अपने बच्चों को स्कूल भेजने
और उन्हें एक अच्छी सी सिक्योर जॉब करने के लिए एंकरेज करने का ये मतलब भी होगा कि आप उन्हें हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे करने के लिए भी बोल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकें कि उन्हें क्या बनना है। एक पेरेंट्स का सबसे क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चों में लर्निंग की हैबिट डेवलप करना। विंडोज़ ऑफ लर्निंग। यहाँ ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस पता चलती है। यहाँ ऑथर ने बच्चे की लाइफ का लर्निंग फेज 3 विंडोज़ में डिवाइड करके बताया है। फर्स्ट विंडो है क्वांटम लर्निंग, जो कि पैदा होने के 12 ईयर्स की एज के बीच का है। ये लर्निंग का वो फेज है जहाँ पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा अपने ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा म्यूजिक एंड आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या राइट हिस्सा यानी कि लीनियर बुक्स वगैरह में इम्पोर्टेंस रखता है। टीचिंग के लिए गेम्स को बेस्ट टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सेम टाइम में हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को एंगेज रखता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस को इमोशनल और मेंटल दोनों बनाती है। फर्स्ट लर्निंग विंडो की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा ब्रेन अनयूज्ड पार्ट्स को इरेज कर देता है और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लर्निंग डिफ़िकल्ट होती जाती है। यहाँ ऑथर ने सेकेंड विंडो को रिवेलियस फेज कहा है। ये 12 से 24 की एज के बीच का होता है। इस तरीके की लर्निंग में बच्चे पेरेंट्स की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो बोलते हैं वो ठीक उसके ऑपोजिट चलते हैं। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो किसी के बातों पे या सलाह पे नहीं जाना चाहते, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस पीरियड की सिग्निफिकेंसेस ये हैं कि टीनेजर्स इस फेज़ में अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं थर्ड लर्निंग विंडो 24 से 36 के बीच की एज में होता है। ये वो टाइम है जहाँ एक एडल्ट प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। इस फेज की सिग्निफिकेंस ये है कि लाइफ अचानक से पैसे के पीछे घूमने लगती है। यहाँ ऑथर बताते हैं अगर आपने पहले वाले 2 फेजेस में अच्छे से लर्न किया है तो बेटर चांसेस हैं कि आपका थर्ड फेज बहुत अच्छा होगा। यहाँ रॉबर्ट एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड उन्हें गेम्स ऑफ मोनोपोली सिखाया करते थे। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। रिच डैड ने उन्हें समझाया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने समझाया है कि एसेट्स पैसे आपकी जेब में डालती है और लायबिलिटी पैसे आपकी जेब से निकलवाती है, और ये समझना रॉबर्ट के लिए एकदम सिंपल था। यहाँ रॉबर्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से गुड ग्रेड्स की उम्मीद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे किस फील्ड में जीनियस हैं। यहाँ ऑथर कुछ टिप्स देते हैं जो आपको बिजनेस सेक्टर में आगे लेकर जा सकती है। द फर्स्ट थिंग इज आपको हर फील्ड में बेस्ट लोग रिक्रूट करने होंगे जो आपके बेस्ट एडवाइज़र्स बन सके। एंड द लास्ट थिंग, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट देते हो तो वे भी 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो भी सेम सैलरीज़ में। यहाँ ऑथर बताते हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एम्प्लॉयज़ को वही करना पड़ता है जो उनके एम्प्लॉयर उनसे चाहते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि काम कैसे करना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि ए और सी स्टूडेंट्स के बीच मेजर डिफरेंस यही है कि ए स्टूडेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है, जबकि सी स्टूडेंट हमेशा ऐसे डिसीजन लेकर रिस्क लेने को रेडी रहता है जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर लेकर आ जाए। ए स्टूडेंट्स बैड पीपल नहीं हैं, बस वो कुछ ऐसे रिस्क लेने में डरते हैं जो उन्हें एकदम अमीर या गरीब ना बनाते। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अगर आपको भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग रूट में खुद को एस्टेब्लिश करना होगा। फिर आपको लर्न करना होगा कि कैपिटल के लिए OPM यानी अदर पीपल्स मनी कैसे यूज की जाए। इसका एक बेस्ट तरीका यह है कि आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में ध्यान दें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि वाई सेफ सिक्योर एंड कंफर्ट जोन पीपल ऑलवेज फेल। फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर्स को देखो, क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स लेता है और नॉर्मल से हटकर खेलता है उसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है या उस प्लेयर को जो सेफ़ या सिक्योर मूव्स लेता है?
सेम चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। बिजनेस में जो सेफ एंड सिक्योर गेम खेलता है वो इन्फ्लेशन की रेट से आगे चलकर बिजनेस लाइन से हट जाता है, और जो आगे चलकर रिस्क लेता है वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि स्टडीज़ से ये प्रूव हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लाते हैं ज़रूरी नहीं कि आगे चलकर उन्हें हाई सैलरी जॉब ही मिलेगी। एक स्टूडेंट्स रूल्स फॉलो करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करे। वाई पुअर पीपल रिमेन पुअर। यहाँ ऑथर कहते हैं कि ये रियल स्टोरी है जो बताती है कि लाइफ में चेंज की इम्पोर्टेंस है और इसे कैसे समझें। 80 और 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने भारत में कंप्यूटर आने नहीं दिया और नई टेक्नोलॉजीज़ को आने नहीं दी। उस समय लोगों का मानना था कि नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स लोगों से एम्प्लॉयमेंट छीन लेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी टाइम बाद हमारे भारत में आईटी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स आई। और यहाँ ऑथर क्लियर कर देना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से कभी भी एम्प्लॉयमेंट जाते नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं कि उस दौर में अगर इंडिया टेक्नोलॉजी के फ्लड को समझ लेती तो आज इंडिया जहाँ है उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे होता।